नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, आज हम 18 लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दस्त एवं ज्वर में आहार। दस्त की यदि हम बात करें बच्चों, दस्त और ज्वर दोनों ही सामान्य रूप से संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है बच्चों? संक्रामक रोग का मतलब ये है कि वे रोग जो कि जल, वायु और भोजन के माध्यम से या फिर एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से जब एक स्वस्थ व्यक्ति अस्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है और उसके द्वारा जो रोग फैलते हैं उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दस्त और ज्वर दोनों ही ज्वर मीन्स होता है बुखार और दस्त तो आप जानते ही हैं, ये दोनों ही संक्रामक रोग कहलाते हैं बच्चों। अब देखो, यदि हम दस्त की बात करें तो दस्त एक प्रकार का पाचन विकार भी है। इसके साथ-साथ हम कह सकते हैं कि ज्वर जो है एक श्वसन रोग है। अब जब दस्त हो जाता है तो जब दस्त होती है बच्चों को तो हम कह सकते हैं कि उस समय जो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी पाचन क्षमता जो है वो कमज़ोर हो गई है ना? या फिर बदलते मौसम के कारण भी जो है कई बार जो है दस्त की शिकायत होती है। अब देखिए, जब दस्त होती है तो उस समय हमें वीकनेस महसूस होती है। बच्चे को यदि दस्त होती है तो वो कमज़ोर हो जाता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है और उसे भूख नहीं लगती है। इसके साथ-साथ कुछ भी हम उसे खिलाते हैं तो उसे डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से जब दस्त हो तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? दस्त यदि हो तो हमें जो है बच्चों को या किसी को भी यदि दस्त होती है तो हमें उसे जो है तुरंत डॉक्टर के पास जो है वो ले जाना चाहिए। इसके साथ-साथ हमें व्यक्तिगत साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को या जिसको भी दस्त हो रही है, उन्हें जो है वो आराम देना चाहिए। ये इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बच्चों, हम दस्त के बारे में इसके इस लेसन के अंदर हम दस्त के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, दस्त क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और दस्त के समय हमें किस प्रकार से आहार आयोजन करना चाहिए, किस प्रकार का आहार हमें लेना चाहिए, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यदि हम देखें तो दस्त जो है एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि ये वह अवस्था है जिसके अंदर मल विसर्जन की आवृत्ति जो होती है, उसकी जो तरलता होती है, उसकी जो मात्रा होती है, वो सामान्य की तुलना में बहुत ही अधिक होती है। हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो मल होता है बहुत ही ढीला होता है तथा पानी जैसा मल हो सकता है। हम कह सकते हैं अगठित मल हो सकता है और बार-बार मल विसर्जन की जब आदत बनती है, तो इस प्रकार की अवस्था को हम क्या कहते हैं? दस्त कहते हैं। तो दस्त जो होता है, दस्त से ग्रसित व्यक्ति जो होता है, धीरे-धीरे कमज़ोर होता जाता है, कुपोषित होता जाता है। हम कह सकते हैं कि दस्त के समय जो है, व्यक्ति की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, उसकी कार्य करने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होता। इसके साथ-साथ हम कह सकते हैं कि यदि बच्चों के अंदर दस्त हो रही है, तो उनका शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास जो है, वो भी रुक जाता है। तो दस्त की अवस्था में यदि रोगी का ध्यान नहीं रखा जाए, तो उस समय हमें बड़ी ही जो है परेशानी भी हो सकती है क्योंकि यदि लगातार दस्त होते रहते हैं, तो इससे जल और मिनरल्स यानी कि खनिज लवण की मात्रा जो होती है, उसकी कमी हो जाती है शरीर में और जब शरीर के अंदर जल की कमी हो जाती है, तो इससे कई बार जो है व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। शिशुओं और बच्चों को जो है दस्त जो है जानलेवा भी बन सकती है, कभी-कभी उनकी जो है वो मृत्यु के शिकार भी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें दस्त होते समय तुरंत उन्हें जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अब यदि हम दस्त की बात करें तो बच्चों, दस्त जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अल्पकालीन दस्त, एक होते हैं दीर्घकालीन दस्त। अल्पकालीन जो दस्त होते हैं बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि एक ही घंटे के अंदर कई बार जब मल विसर्जन की आदत बनती है या फिर तीव्रता रहती है, तो इस प्रकार के दस्त को हम अल्पकालीन दस्त कहते हैं। समझ में आया? कि जब एक ही घंटे के अंदर 5 से 6 बार मल विसर्जन किया जा रहा है, तो इस कंडीशन को हम अल्पकालीन दस्त कहते हैं। अब अल्पकालीन जो दस्त होती है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, बच्चे के पेट में दर्द रहता है, ऐंठन होती है या आंटें चलकर दर्द होता है। हम कह सकते हैं बच्चे को कमज़ोरी आ जाती है या फिर बच्चे को जो है बुखार की स्थिति भी इसके अंदर बन सकती है। ये अल्पकालीन दस्त जो होते हैं, ये 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में रहते हैं। लंबे समय तक ये नहीं रहते। नाम से ही मालूम चल रहा है अल्पकालीन दस्त, है ना?
एक ही समय के अंदर लगातार जब थोड़े-थोड़े अंतराल के अंदर मल विसर्जन की प्रवृत्ति बनती है, तो इसे ही हम अल्पकालीन दस्त कहते हैं। अब क्या होता है कि अल्पकालीन दस्त के समय जो है निर्जलीकरण की हम कह सकते हैं कि निर्जलीकरण का डर बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जल और खनिज लवण की मात्रा की शरीर में बहुत ही कमी हो जाती है अल्पकालीन दस्त दस्त की स्थिति में। तो इस स्थिति के अंदर हमें क्या करना चाहिए? यदि हम इस स्थिति में देखें, तो अल्पकालीन जो दस्त होते हैं, इसके समय हम बच्चे को ओआरएस का घोल दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, जौ का पानी दे सकते हैं या फिर नींबू पानी दे सकते हैं, फटे दूध का ऊपर का पानी दे सकते हैं, शिकंजी दे सकते हैं, अनाज का पानी दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, चावल का पानी दे सकते हैं। इससे बच्चे के अंदर जल की कमी की पूर्ति होगी और जब जल की कमी की पूर्ति होगी तो उसे डिहाइड्रेशन नहीं होगा और जिसके कारण बच्चे का जो है वो वीकनेस जो है वो पूरी नहीं आएगी, बच्चा जो है वो थोड़ा नॉर्मल रहेगा, डॉक्टर के पास ले जाने की कंडीशन में रहेगा। तो हम इस तरीके से घर के अंदर बच्चे को जो है अल्पकालीन दस्त के समय कुछ दे करके और बच्चे को रिकवरी कर सकते हैं। सॉरी। अब चलते हैं बच्चों दीर्घकालीन दस्त क्या होता है? दीर्घकालीन दस्त की बात करें तो नाम से ही मालूम चल रहा है कि दीर्घकालीन दस्त जो होते हैं अ, थोड़े-थोड़े अंतराल के अंदर अधिक लंबे समय तक चलते हैं। हम कह सकते हैं कि जो दीर्घकालीन दस्त होते हैं कम से कम 2 सप्ताह तक चलते रहते हैं या 2 सप्ताह से भी ज़्यादा लंबे समय तक वो चलते रहते हैं और हम कह सकते हैं कि इसका जो समय अंतराल होता है वो अधिक होता है। जैसे हमने अल्पकालीन दस्त के अंदर देखा था कि 1 ही घंटे के अंदर 5 से 6 बार जो है मल विसर्जन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर दीर्घकालीन जो दस्त होती है इसके अंदर कम से कम 2 से 3 सप्ताह तक द दस्त जो है वो लगातार चलती रहती है और इसका समय अंतराल जो होता है वो अधिक होता है। अब इसके अंदर रोगी जो होता है 1 दिन के अंदर 4 से 5 बार ही जो है वो अघटित मल त्यागता है। इसके साथ-साथ दस्त की स्थिति में भोजन काफ़ी जब दीर्घकालीन दस्त होती है बच्चों तो इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों की जो भी खिलाया जाता है वो उसकी आंतों में ठहरता नहीं है और आंतों के अंदर हमने पहले भी पढ़ा है कि रसांकुर पाए जाते हैं माइक्रोविलीज होते हैं ये रसांकुर जो होते हैं पचित भोजन का अवशोषण करते हैं लेकिन जब दीर्घकालीन दस्त होती है तो भोजन आंत के अंदर ठहरता ही नहीं है और यहाँ से सीधा जो है वो आगे की ओर बढ़ जाता है बड़ी आंत और फिर सीधा मलाशय की ओर चला जाता है तो जब पचित भोजन का अवशोषण ही नहीं होता तो रिकवरी होती ही नहीं है, बच्चे को एनर्जी मिलती ही नहीं है ना? बच्चे को वीकनेस आ जाती है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है ना? वो कुपोषित हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार जो है दीर्घकालीन इसे हम दीर्घकालीन दस्त कह सकते हैं और इस समय आहार के द्वारा उपचार हम कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के आहार वही दाल का पानी है, चावल का पानी है, थोड़ा-थोड़ा या दलिया है, खिचड़ी है, ये हम दे सकते हैं बच्चे को, दही सब घुल दे सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार से दीर्घकालीन दस्त की स्थिति में भी हम कुछ न कुछ जो है वो इलाज घर पे कर सकते हैं, चिकित्सक को दिखाने से पहले। अब चलते हैं बच्चों, ये तो था हमारा कि अल्पकालीन दस्त क्या होता है, दीर्घकालीन दस्त क्या होती है। अब चलते हैं आहारी प्रबंधन हम किस प्रकार से करें। यदि अल्पकालीन दस्त होती है तो उस समय हमें किस प्रकार से आहारी प्रबंधन करना चाहिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार की दस्त में शरीर के अंदर जो है बहुत ही जल और खनिज लवण की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिससे कि शरीर जो होता है कमज़ोर हो जाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, शरीर की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है ना? तो इस समय हम बच्चे को ओआरएस का घोल दे सकते हैं और ओआरएस का घोल हमें जो है बच्चे को जितना जल्दी-जल्दी कम अंतराल के अंदर, कम समय अंतराल के अंदर हमें जो है बच्चे को ओआरएस का घोल इस समय पिलाना चाहिए। कम से कम 1 गिलास जो है प्रति मल विसर्जन के अंदर हमें 1 गिलास जो है ओआरएस का घोल इस समय देना चाहिए। कब? जब अल्पकालीन दस्त हो। 1 ही घंटे के अंदर जब 5 बार मल विसर्जन हो रहा है, तो उस समय हम बच्चे को 1 ग्लास ओआरएस का घोल 1 मल विसर्जन के साथ देंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से हम जो है उनका घर पर चिकित्सा कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अभी मैंने आपको बताया था ओआरएस के घोल के साथ-साथ हम बच्चे को पानी लगातार देते रहें, पानी को बॉयल करके ठंडा करके फिर दें। इसके साथ-साथ नारियल पानी है, जौ का पानी है और
नींबू की शिकंजी है ना? फटे हुए दूध का पानी है, ये सभी हम दे सकते हैं, दाल का पानी, चावल का पानी जो अभी मैंने आपको बताया था, ये सब हम जो है अल्पकालीन दस्त के समय दे सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों ओआरएस क्या होता है? आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है ओआरएस क्या होता है? ओआरएस की यदि हम बात करें तो इसका पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओ फॉर ओरल, आर फॉर रिहाइड्रेशन, एस फॉर सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं ओआरएस। डब्ल्यूएचओ के द्वारा ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया गया है दस्त के समय। और इसको किस प्रकार से बनाया जाता है इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। सबसे पहले यदि हमारे पास ओआरएस का एक छोटा पैकेट है जो कि 5.7 ग्राम का है, तो इसका घोल बनाने के लिए हम 200 ml पानी को बॉईल करेंगे। 200 ml पानी को बॉईल करके उसके अंदर 7.5 ग्राम जो ओआरएस का पैकेट है उसको हम घोलेंगे और घोल करके उसका अच्छे से घोल बनाकर हम बच्चों को देंगे। अब यदि हमारे पास 28.5 ग्राम का पैकेट है ओआरएस का, तो बड़े पैकेट के लिए हम क्या करेंगे, 1 लीटर पानी बॉईल करेंगे और फिर उसके अंदर ओआरएस घोल करके और फिर गुनगुना होने पर बच्चे को हम देंगे। तो इस प्रकार से हम ओआरएस का घोल तैयार कर सकते हैं। ओआरएस का घोल बनाने के लिए 24 घंटे के अंदर ही उसका प्रयोग करना चाहिए। 24 घंटे के बाद उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते, है ना? फिर वो एक्सपायर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ओआरएस का घोल बनाएंगे। प्रश्न आता है ओआरएस का पूरा नाम बताइए, डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम बताइए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ओआरएस का ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। फिर प्रश्न आता है कि ओआरएस का घोल आप किस प्रकार से तैयार करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया, इस तरीके से हम बताएंगे। अब चलते हैं बच्चों कि शिशुओं को और बच्चों को 24 घंटे के अंदर कम से कम 1 से 2 लीटर जो है ओआरएस दे सकते हैं हम। इसके साथ-साथ वयस्क यदि बड़े वयस्क हैं, युवा हैं, तो उनको हम 2 से 4 लीटर ओआरएस जो है पूरे दिन के अंदर दे सकते हैं। ओआरएस के 1 लीटर के घोल में देखिए ओआरएस किससे बनता है? ओआरएस भी विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनता है, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है 3.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड होता है 1.5 ग्राम, इसके साथ-साथ सोडियम सिट्रेट होता है 2.9 ग्राम इसके अंदर, और डेक्सट्रोज शर्करा शुगर होती है इसके अंदर 20.0 ग्राम। तो इन सभी पदार्थों से मिलकर ओआरएस का घोल तैयार किया जाता है और ये ओआरएस जो होता है दस्त के समय हमारे लिए एक रामबाण की तरह कार्य करता है। अब चलते हैं बच्चों, यदि दीर्घकालीन दस्त हो तो हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हम जो है क्या आहारीय परिवर्तन हम करेंगे। तो दीर्घकालीन दस्त जैसा कि हमने बताया कि इसके अंदर जो है रोगी को एक दिन के अंदर 4 से 5 बार जो है वो मल विसर्जन होता है और कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक ये जो है दस्त चलती है, दीर्घकालीन दस्त। तो इस समय जो है कमजोरी आ जाती है बच्चे के अंदर, तो कमजोरी आ जाती है, शारीरिक वजन भी कम हो जाता है। तो उसको पूरा करने के लिए हम 10 से 20% जो है ऊर्जा की मांग को बढ़ा देंगे, है ना? मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ऊर्जा देने वाले पदार्थों की मात्रा 10 से 20% हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है ना? अब देखिए, यदि हम बात करें शारीरिक ऊतकों के निर्माण और शारीरिक क्षतिपूर्ति और टूट-फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता भी अधिक होगी इस समय, तो प्रोटीन की मात्रा भी हम बढ़ा देंगे, 50% प्रोटीन की मात्रा हम इसके अंदर बढ़ाएँगे, दीर्घकालीन दस्त के समय। प्रोटीन के अंदर हम जो है विभिन्न प्रकार की दालें हैं, मटर है, चना है, राजमा है, सोयाबीन है, एग है ना? इनका उपयोग हम कर सकते हैं। कार्बोस की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा सबसे ज़्यादा मिलती है। तो ऊर्जा की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट जो है भोजन के अंदर सम्मिलित करेंगे। तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट में विभिन्न प्रकार के अनाज हम ले सकते हैं, गेहूँ है, मक्का है, चावल है, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। शुगर है ना? गन्ना है, तो इन सभी से कार्बोहाइड्रेट हम बच्चों को दे सकते हैं। विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स हैं, उनसे भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे एप्पल है, गाजर है, आम है ना? तो ये भी हम बच्चों को दे सकते हैं, आवश्यकता अनुसार। इसके साथ-साथ यदि फैट की बात करें, तो फैट जो है वैसे तो देखो यदि हम घी और तेल बच्चों को देंगे, तो उसका प्रॉपर तरीके से जो है वो डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इस समय हम जो है पाइसीकृत वसा जो है बच्चों को दे सकते हैं। पाइसीकृत वसा वसा का मतलब होता है बच्चों जैसे
घर में बना हुआ मक्खन है वो हम बच्चों को दे सकते हैं जब दीर्घकालीन दस्त हो तो, थोड़ी मात्रा में, है ना? आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं। इसके साथ-साथ दूध हम बच्चों को थोड़ा-थोड़ा दे सकते हैं, तो दूध से भी उनको फैट मिल जाएगी, साथ-साथ मक्खन से भी फैट मिल जाएगी। बाज़ार का घी, तेल हम कम से कम बच्चों को दें दीर्घकालीन दस्त के अंदर। अब चलते हैं बच्चों, इस प्रकार से हम रिकवरी कर सकते हैं फैट की। अब मिनरल्स की बात करें, खनिज लवण की बात करें, तो खनिज लवण जो है, ये भी आंतों के अंदर खनिज जो है, जैसे आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है ना? तो इनकी मात्रा यदि हमें बच्चों को देनी है, तो हम बहुत ही कम मात्रा में सूप के द्वारा दे सकते हैं बच्चों को। थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सूप के द्वारा ही हम दे सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो हम नहीं दे सकते। ज़्यादा अगर हरी पत्तेदार सब्जियाँ देंगे, तो उससे बच्चों को जो है दस्त भी हो सकती है। तो हम सूप के द्वारा इनको बच्चों को दे सकते हैं। विटामिन्स की बात करें तो विटामिन बी समूह जो है, इसमें जितने भी विटामिन्स हैं, जैसे थायमीन है, नियासिन है, वसा में घुलनशील जितने भी विटामिन सी है ना? ये हम बच्चों को दे सकते हैं, आवश्यकता अनुसार, है ना? तो इस प्रकार हमने देखा दीर्घकालीन दस्त के समय बच्चों को ऊर्जा देने वाले पदार्थों की आवश्यकता होगी। कार्बोहाइड्रेट से भी बच्चों को ऊर्जा मिलेगी, वसा से मिलेगी, खनिज लवण से मिलेगी और विटामिन से भी मिलेगी। अब चलते हैं बच्चों, आहार और आहारीय प्रारूप इनका किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से इनका आहारीय प्रबंधन करना चाहिए, आहार योजना किस प्रकार से बनानी चाहिए जब बच्चों को दस्त हो, है ना? तो देखिए, जब दस्त होती है तो उस समय आसानी से पचने वाले नरम, बिना मिर्च मसाले वाले और निम्न रेशे युक्त, इसके साथ-साथ वसा से विहीन भोज्य पदार्थ हमें बच्चों को देने चाहिए। इसके साथ-साथ आहार में अच्छी तरह से पका हुआ भोजन होना चाहिए, नरम होना चाहिए, अर्धठोस होना चाहिए। इस प्रकार का आहार हमें दस्त के समय देना चाहिए। इसके साथ-साथ रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल पेय पदार्थ जो है, लिक्विड ज़्यादा जो है वो बच्चे को देना चाहिए। थोड़ी-थोड़ी देर के अंदर हल्का सुपाच्य और सुपाच्य भोजन जो है वो देने का हमें प्रयास करना चाहिए, जिससे कि दस्त से बच्चा जो है वो नॉर्मल हो जाए, उसको एनर्जी भी मिले और उसके दस्त में कुछ आराम मिले और डाइजेशन भी उसका धीरे-धीरे ठीक हो, है ना? तो इसके लिए हम दलिया दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, इसबगोल दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, केला दे सकते हैं, है ना? तो हल्का भोजन बिना मिर्च मसाले का और सादा, बिल्कुल लाइट फूड बिना वसा का भोजन सुंदर और स्वच्छता से बना कर के हमें बच्चों को देना चाहिए। इसके साथ-साथ हम ध्यान रखें कि जब दस्त होती है तो उस समय हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वीक हो जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ठीक से वर्क नहीं करता है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें बच्चों को कम से कम थोड़े-थोड़े समय अंतराल के अंदर हल्का और डाइजेस्टिव फूड जो है बच्चों को देना चाहिए। कम से कम हम कह सकते हैं 6 से 8 बार अल्प अवधि के अंदर आहार हमें प्रतिदिन उन्हें देना चाहिए। लेकिन हल्का हो, सुपाच्य हो, डाइजेस्टिव हो, ताकि पुनः उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ठीक से वर्क करने लगे, उनकी भूख बढ़े और उन्हें दस्त में आराम मिले। तो बच्चों, आज हमने दस्त के बारे में पढ़ा, दस्त के प्रकार के बारे में पढ़ा और किस प्रकार से जो है हम अल्पकालीन दस्त और दीर्घकालीन दस्त के समय किस प्रकार की आहार योजना करेंगे और दस्त के समय आहार योजना किस प्रकार से हमें बनानी चाहिए, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। रोगी को किस प्रकार का आहार हमें देना चाहिए। तो बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करेंगे।